तीन बेशरम और दो संस्कारी बहू। गांव में रहने वाली सावित्री देवी के 5 बेटे थे। जहां उसके 3 बेटे बिलायत गए थे, वहीं 2 बेटे राम और श्याम गांव में ही उसके साथ रहते थे। सावित्री देवी अपने दोनों बेटों को लिए हुए लड़की वालों के घर आती है, जहां दीना उसका स्वागत सत्कार करते हुए कहता है, आइए बहन जी, आइए, बिराजिए। कब से आपकी ही बाट जो रहे थे। पवित्रा, गरिमा, बिटिया चाय नाश्ते का प्रबंध करो। इतना कहते ही दीना की दोनों बेटियां साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे, नजर झुकाए सावित्री के सामने आ खड़ी होती हैं। कुछ ही दिन के अंतराल के बाद पवित्रा और गरिमा सावित्री देवी की बहू बन जाती हैं। उनका स्वागत करते हुए सावित्री फीका सा मुंह बनाकर बोलती है, काश कि इस खुशी के बेला पर मेरे तीनों बेटे भी यहाँ होते। जाने विलायत जाकर ऐसा भी कौन सा पोथी पतरा पढ़ रहे हैं कि एक फोन करने की भी फुर्सत नहीं। माँ, इस खुशी के मंजर पर मन छोटा न कीजिए, वो तीनों आ जाएंगे। रात की बेला बीतने के साथ सावित्री की संस्कारी बहुएं मुर्गे की बांग के साथ उठकर घर द्वार धो बहार कर चूल्हा पूजन की रस्म पूरी करती हैं। तभी सावित्री अपने दोनों बेटों के साथ हॉल में हाजिर होती है। माँ जी, आप आ गई? खाना तैयार है, आप तीनों बैठ जाइए। क्या बात है बहू, तुम दोनों ने तो घर की जात ही बदल दी। सब कुछ एकदम चकाचक नजर आ रहा है। माँ, खाने की खुशबू भी बड़ी बेहतर आ रही है। चलो ना, खाना खाते हैं। अभी तीनों ने खाने का पहला कौर ही उठाया था कि कोई किवाड़ खटखटाता है। इतनी भोर सवेर ससुरा कौन है? माँ जी, आप खाइए, मैं देखती हूँ। अरे नहीं बहू, तू ठहर, मैं देखती हूँ। सावित्री जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने उसके तीनों बेटे अपनी 3 विलायती पत्नियों के साथ खड़े होते हैं। अरे विपुल, विनय, प्रणव, आ गए तुम? गरिमा, पवित्रा, देखो ये तीनों तुम्हारे देवर हैं। माँ जी, ये तीनों विलायती मैडम कौन है जिन्हें कपड़े लत्ते पहनने का तनिक भी लिहाज नहीं? हे यू बहन जी, हमें जज करने वाली तुम कौन? अरे मेरी बहू का परिचय पूछने वाली तुम 3 अधनंगी तितलियां कहाँ से उड़े चली आ रही हो? हम तीनों आपकी बहू है सासू मॉम। ये सासू माँ कितना ओल्ड साउंड करता है ना, जेनेलिया? या राइट वेनिला, हम आपको मॉमी बोलेंगी। हमारे इज लाइक अमेरिका। अरे मेरे नकारे औलादो, ये तीनों फिरंगिनी हिलाए रेशी भाषा बोलकर मेरे भेजे का भरता बना रही हैं। और तो और खुद को मेरी बहू बता रही हैं। बावजूद इसके तुम तीनों बुद्ध बने खड़े हो। मॉम, ये तीनों आपकी बहू और हमारी बीवी हैं। ये सुनकर सावित्री माथा पकड़कर कहती है, हाय रे मेरे फूटे करम। अरे बुद्धि के बुझे हुए चिरागो, हिंदुस्तान की लड़कियों ने समाधि ले ली थी क्या, जो 7 समंदर पार से ये बेशरम बहुएं उठा लाए? अभी के अभी इन तीनों बेशरम के साथ वापस लौट जाओ। देखो मिस मदर इंडिया, हम हिंदुस्तान की बहन जी बहुएं नहीं जो आपकी जाति सहेंगी। जरूरत पड़ने पर हम इंडियन लॉ की हेल्प लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ये सुनकर सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। फिर क्या था, क्षण भर के भीतर ही बेचारी सास के सुरताल बदल जाते हैं। अरे मेरी बेशर्मी बिलायती बहू खड़ी क्यों हो? भीतर आओ। इसी के साथ तीनों बेशर्म बहू जमीन रौंदती हुई अपने कमरे में चल देती हैं और दोनों संस्कारी बहू सावित्री को समझाती बुझाती हुई बोलती हैं, माँ जी, धीरज धरिए। खामी चाहे कितनी भी बड़ी हो, भला आचरण हमेशा उस पर भारी पड़ता है। हाँ माँ जी, हम दोनों अपनी तीनों बिलायती देवरानी को बदलने की भरसक कोशिश करेंगे। हर एक दिन की तरह दोनों संस्कारी बहुएं मुर्गे की बांग के साथ उठकर कामकाज निपटाने के बाद पूजा करने के लिए मंदिर जाती हैं। तभी दूध वाला दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे पवित्रा भौजाई, गरिमा भौजाई, कहवा हो, दूध लाए हैं। दूध वाले की आवाज सीधे जेनेलिया के कान में आती है, जिसे सुनकर वो तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आकर दरवाजे पर आकर हाथ बढ़ाती है। उसे देखकर मलखान कहता है, अरे दादा, ये गोरी मैम कौन है? मलाई जैसन दहिया है। अगर ऐसन मेहरिया मलखान के मिल जाए तो रास रचैया को माखन का भोग परोसो मचान गड़कर। हे यू गवार, देख क्या रहे हो? दूध तो। मैम साहब, तुहार नाम का है? जेनेलिया, छिनेलिया। अरे दादा, ससुरी का नाम भी एकदम जानलेवा है। मलखान ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक नींद से ऊँघती सावित्री वहां आती है और बहू को ऐसे देखकर दंग रह जाती है। हे ईश्वर, अरे मेरी बेशरम बहू शर्म हया धोकर पी गई है क्या? अतरंगी तौलिया लपेटे आ गई है।
अचानक सावित्री की दोनों बहुएं भी वहां हाजिर हो जाती हैं। ये कैसा शोरगुल है? तुम दोनों बेशर्मी की ही कमी बची थी। अरे तू भाग यहाँ से। मलखान के जाने के बाद ही सावित्री कुड़कुड़ाती हुई कहती है, अरे बेहया बेशरम, वो दूध वाला आंखें सेक कर चला गया। तुम तीनों को फर्क ही नहीं। ओहो मम्मी, देखने की चीज को कोई भी देखेगा। इट्स नॉट बिग डील। थोड़ी ही देर बाद गांव की सभी औरतें सावित्री के घर आती हैं। अरे चंपा तू। क्यों रे सावित्री, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। पूरे गांव में तेरी 3 विलायती बहुओं के चर्चे चल रहे हैं, जरा हम भी देखें। सावित्री को कुछ न सूझने पर उसकी संस्कारी बहुएं बीच में बोलते हुए बात को संभालती हैं। क्यों नहीं चंपा चाची, जरूर। मगर वो क्या है ना कि अभी तीनों देवरानी गहरी नींद में सो रही है। हाँ, और फिर बेचारी उनकी तबीयत जरा ढीली भी है। पवित्रा की बात पूरी होने को थी कि तीनों बेशरम बहुएं बाहर आती हैं। किसने कहा कि हम सो रही हैं जेठानी जी? हे ओल्ड लेडी, हाउ आर यू? मेरा नाम है वेनिला और ये है जेनिलिया और इलियाना। हाँ, अरे सावित्री, क्या मेल जोल है। एक और तेरी 2 सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुए और एक और ये बेशरम बहुए। वैसे हमरी रिनकिया का 3 ठो फ्रॉक छोड़ पड़ गवा है। कहीं तो तुम्हार 3 बेशरम बहुओं को दे दे। अरे सीखी अपनी संस्कारी जेठानी से कुछ साड़ी नहीं तो लुंगी लपेट लो, कम से कम घुटना तो ढकल रही। ये बोलकर चंपा वहाँ से चल देती है और संस्कारी बहुएं बोलती हैं, आज तुम तीनों की बेहूदगी के चलते माँ जी को ये सब सुनना पड़ा। अरे करीमा, इन बेशर्मों की बुद्धि में हमारी बातें नहीं समाएंगी। लज्जा तो तीनों लापता गन छोड़कर आई हैं। ओहो जेठानी जी, ठीक है, चल फिर। हमारी बॉडी, हम चाहे जो पहने, आपको क्या। गुजरते समय के साथ तीनों बहुओं की बेशर्मी बढ़ती ही जाती है। कभी वो छत की मुंडेर पर खड़ी इशारेबाजी करती तो कभी कुछ। एक दिन तीनों बहुएं कहती हैं, हे यू मदर इंडिया, हम तीनों घर में बैठी बैठी बोर हो गई हैं, इसलिए हम बाजार जा रही हैं। ये बेढंगे कपड़े पहनकर बाजार जाओगी? अरे ये तुम्हारा विलायत नहीं बल्कि गांव है। तीनों बहुएं सास की बात अनसुना करके चल देती हैं। तभी मलखान उनको जाता देख अपनी पलटन के साथ उनके पीछे चल पड़ता है। अरे तनिक रुको, अरे रुको तो हमारी रानी। मलखान की बातें सुनकर इलियाना गुस्से में मलखान की तरफ हाथ उठाती है। 2 कौड़ी के देहाती। जैसे ही इलियाना मलखान को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, मलखान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अरे ओ गोरी मैम, ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं, वरना पहले तो आधे अधूरे कपड़े पहनकर ससुरी जिया पर बिजुली गिरावत है, अब नौटंकी करत है। लीव हर, छोड़ो उसे। अचानक पवित्रा और गरिमा की नजर उन तीनों पर पड़ जाती है, जिसके बाद सास और दोनों संस्कारी बहू वहां आकर मलखान को खूब मारती है, जिसे देख सभी रफू चक्कर हो जाते हैं। देख लिया, ये तुम तीनों की बेशर्मी का ही नतीजा है। अरे हर तरह के कपड़े पहनने के लिए माहौल होता है। अरे पवित्रा बहू, तेरी बात इनके पल्ले नहीं पड़ेगी। इन बेशर्मों को तो अंग प्रदर्शन का चस्का चढ़ा है। सासू मॉम, हमें माफ कर दीजिए। अब हम फिर कभी ऐसे कपड़ों में नजर नहीं आएंगी। सच्ची माँ जी, हम भी जेठानी जी की जैसे 6 मीटर की साड़ी लपेट कर रहेंगे। सचमुच? तो खाओ फिर 7 समंदर पार की कसम। ये सुनकर पांचों बहुएं एक साथ हंस पड़ती हैं और सावित्री की 3 बेशरम बहुएं भी संस्कारी बहुओं की श्रेणी में शामिल हो जाती हैं। पुरनिया कह गए हैं, जैसा देश वैसा भेष, अपनाना भला है। तूने क्या मुझे नामर्द समझा है? तू मेरी माँ को कुछ भी कहेगी और मैं सुनता रहूंगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे बेटा, तुझे क्या बताऊं, इसने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। कोई भी बात बोलती हूँ तो खाने को आती है। आज इसे मत छोड़ना। विक्रम जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। माँ जी झूठ बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को झूठा बोलेगी? विक्रम ने सलोनी का हाथ पकड़कर मरोड़ रखा होता है। बेचारी सलोनी दर्द में चिल्ला रही होती है। विक्रम सलोनी के मुंह पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगता है। बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। आज तो मैं तेरी सारी चर्बी उतार कर ही रखूंगा। तेरी खाल न उधेड़ दी तो मेरा नाम विक्रम नहीं। अपनी बहू को इतनी बेरहमी से पीटते हुए देख कलावती बहुत खुश होती है। आखिर कलावती और विक्रम दोनों मिलकर बेचारी सलोनी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे थे?
आखिर सलोनी ने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा वह उसे दे रहे थे। चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये कैसा सपना देखा मैंने? सलोनी के अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ ममता उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम अचानक से चिल्लाई क्यों? माँ, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मेरा पति और मेरी सास मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे। ओहो, देखो तो सही, शक्ल पर 12 बजा रखे हैं। अरे शादी के नाम से इतना क्यों डरती है तू? चल, 3 घंटे बाद तेरी बारात आने वाली है, जल्दी से तैयार हो जा। आज सलोनी की शादी गांव के सबसे अमीर घर के बेटे विक्रम से होने लगती थी। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है और कुछ ही समय में विक्रम सलोनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहां उसकी सास कलावती उसका खुशी खुशी गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा था। शादी से सब लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शादी के कुछ ही दिनों में सलोनी घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालने लगती है, लेकिन इसके चलते कलावती अपना रंग दिखाने लगती है। ये सब क्या है सलोनी? कितनी धूल जम रही है, क्या तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? लेकिन माँ जी, मैंने ये सोफे कल ही तो साफ किए थे। अगर ऐसा होता तो इतनी धूल नहीं निकलती इन सोफों के अंदर से। क्या हुआ माँ, चिल्ला क्यों रही हो? अब क्या बताऊं विक्रम बेटा, जब से बहू इस घर में आई है, घर के अंदर गंद घुस गया है। विक्रम तुरंत सलोनी का कसकर हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें इस घर के अंदर शोपीस के लिए नहीं लेकर आया हूँ। अगर इस घर में रहना है तो सही से काम करना होगा, वरना ऐसी लात मार कर घर से निकाल लूंगा कि लौट कर कभी नहीं आ पाओगी। विक्रम जी, मुझे छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है विक्रम जी। विक्रम उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद कलावती भी अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी सलोनी रोते हुए घर के काम करने लगती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से मेरी सास और विक्रम जी मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? दिन प्रतिदिन विक्रम और कलावती बेचारी सलोनी के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं। एक दिन सलोनी बहुत परेशान होती है। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मैं अपने घर फोन मिला लेती हूँ, पिताजी मुझे आकर ले जाएंगे। सलोनी घर के टेलीफोन से अपने घर फोन मिलाने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी सास कलावती आती है और फोन को उसके हाथ से छीन लेती है। आहा, बड़ी आई फोन करने वाली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस टेलीफोन को छूने की? वो माँ जी, माँ, पिताजी की बहुत याद आ रही थी। क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर जा सकती हूँ? अले ले ले, मेरी प्याली बहू को घर जाना है। इतना कहते ही कलावती सलोनी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसकी वजह से सलोनी जमीन पर गिर जाती है। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इस घर से एक भी कदम बाहर रखा तो वो तेरा हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। बेचारी सलोनी जमीन पर पड़ी हुई रोने लगती है। जो मैं सपने में देखती थी वो आज सच हो गया है। काश मैंने ये शादी न की होती। दिन प्रतिदिन कलावती अपने बेटे विक्रम को सलोनी के खिलाफ भड़काती रहती है। जैसे ही विक्रम काम पर से लौटता, वह अपने कमरे के अंदर सलोनी को चमड़े की बेल्ट से मारना पीटना शुरू कर देता। देखते ही देखते बेचारी सलोनी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक दिन सलोनी रसोई में बर्तन धो रही होती है, तभी एक कांच का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता है। वाह रे वाह, क्या बात है, महारानी एक के बाद एक कांच का गिलास तोड़े जा रही है। अरे तेरे बाप ने लाकर रखे हैं क्या ये कांच के गिलास? गलती से टूट गया माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। देखो तो सही, गलती करके भी मुंह से मुंह जोरी कर रही है। ऐसा कहकर कलावती सलोनी के बाल पकड़ लेती है। दिन रात अपनी सास और अपने पति के अत्याचार सहन करते करते सलोनी के शरीर पर बहुत सारे जख्म बन जाते हैं। एक दिन विक्रम मायूसी से घर आता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊं माँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया है। लेकिन बेटा, अब हमारा घर कैसे चलेगा? इस घर में तू ही तो कमाने वाला था। दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया है, देखो कब तक मेरे पास कोई रिस्पॉन्स आता है।
तभी सलोनी विक्रम के लिए एक गिलास पानी लेकर पहुंच जाती है। सलोनी को देखते ही कलावती उसके बाल पकड़ लेती है। ये सब तेरी ही हाय का नतीजा है। तूने ही मेरे बेटे को हाय लगाई होगी। जब से इस घर में आई है सारे काम उल्टे हो रहे हैं। अगर इतने ही बोझ हूं मैं आप लोगों के ऊपर तो मुझे इस घर से निकाल क्यों नहीं देते? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे मुंहजोरी करेगी? विक्रम तुरंत अपनी चमड़े की बेल्ट निकालकर सलोनी को मारने लगता है। बेचारी सलोनी इतनी मार खाकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटा उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ ही दिनों में उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? राशन तो खत्म हो गया है। जाकर मेरा सर बना ले। तू तो अपना मुंह लेकर यहाँ से चली ही जा, मनहूस कहीं की। बेचारी सलोनी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अपनी और अपनी माँ कलावती के लिए खाना लेकर आता है। दोनों खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सलोनी के बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बस अब बहुत हुआ। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। रात होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। सलोनी रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही विक्रम और कलावती अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, सलोनी मौका देखकर वहां से भाग जाती है और भागकर अपनी सहेली नेहा के घर पहुंच जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुमने इतने अत्याचार कैसे झेले। आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सलोनी उस गांव में खाने पीने का ठेला लगाना शुरू कर देती है। सलोनी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता था, जिसकी वजह से गांव में उसका ठेला बहुत मशहूर हो जाता है और वह अच्छा खासा कमाने लगती है। अपनी जिंदगी में खुशियां आने के बाद सलोनी एक दिन मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाती है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे उस नर्क से बाहर निकाल दिया। मैं तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर सलोनी मंदिर के भिखारियों को प्रसाद बांटने लगती है। तभी उस मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी सास और उसका पति विक्रम उसे मिलते हैं। अरे सलोनी बहू, तुम? हाँ, मैं ही हूँ जिसके साथ तुमने एक जानवरों से भी बुरा सलूक किया। मुझे माफ कर दो सलोनी। मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है। मुझसे जो हुआ उसकी सजा मुझे मिल रही है। तेरे जाने के बाद बहू हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। विक्रम को कहीं नौकरी नहीं मिली, जिसके चलते हमें अपना घर बेचना पड़ा और हम सड़क पर आ गए हैं। अपने पति और अपनी सास की ये हालत सलोनी से देखी नहीं जाती, जिसके बाद वह उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाती है। कुछ ही समय में विक्रम की अच्छी नौकरी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी भी ठेले से एक बड़ा ढाबा खोल लेती है, जिसमें उसकी सास उसका हाथ बटाती है। कुछ ही समय में उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब सलोनी अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब और अमीर चुड़ैल की छठ पूजा। महापर्व छठ पूजा को लेकर लोगों के मन में बड़ी तादाद में मान्यताएं हैं। जहां इंसानों की दुनिया में इस पर्व को लेकर कई रीति रिवायत हैं, वहीं दूजी ओर इंसानों की दुनिया से एकदम परे भूत और चुड़ैलों से बसा भीमपुरा गांव के खंडर में बेतहाशा भूत और चुड़ैलों ने डेरा डाला हुआ था। उन्हीं में से एक था बसंता और विपुल का भूतिया परिवार। जहाँ बसंता का परिवार बहुत गरीब था, वहीं विपुल का परिवार काफी अमीर था, जिनकी चुड़ैल पत्नी उनके साथ ही रहा करती थी। सनसनाती हुई रात में झोपड़ी के बाहर बैठा बसंता के पास आकर उसकी पत्नी सितारा उससे बोलती है। रिंकिया की बाबूजी, तो के याद तो है ना, दिवाली से ठीक 6 दिन बाद छठ होवत है। अरे इहे तो रोना है धनिया। आज दिवाली के दिन भी अपन भूतिया गांव एकदम वीरान लागत है। कुछ नहीं सूझत है। बिना पैसे के छठ पूजा के संकल्प कैसन पूरा हुई। ऊपर से रिंकिया एक ही रटना रटाए लगी बैठी है। फ्रॉक चाहिए, पटाखा चाहिए। अरे काहे टेंशन लियत हो, सब छठ मैया पर छोड़ दो। छठ माई की महिमा अपरंपार है। हमरे घर छठ का व्रत जरूर होई। एक और जहां गरीब चुड़ैल अपने पति को सांत्वना दे रही थी, वहीं अमीर चुड़ैल मंजरी विपुल से बोलती है। अरे मेरे भूतिया सजनबा, इस छत के चौबारे में बैठे कौन सी चांडाल चुड़ैल की राह देख रहे हो? देखो, छठ पूजा में कुल 6 दिन रह गए हैं। छुट्टन और सारंगी के लिए 2 जोड़ी नए कपड़े ले लेना और मेरे छठ पूजा के दोनों दिन पहनने के लिए पीली साड़ी लेना मत भूलना। और हाँ, अपने लिए पीली धोती गमछा याद से ले लेना और मेरा लालू पाउडर लेना मत भूलना। अरे हाँ, तुम्हारे लिए लीपा पोती का सामान लेना कैसे भूल सकता हूँ। आखिरकार छठ पूजा में सारी परबे तीन के बीच तुम ही चमकोगी।
बाबूजी, इस बार मैं छठ पूजा पर फ्रॉक नहीं लूंगी, मुझे लहंगा चाहिए। मुझे बहुत सारा बम पटाखा चाहिए ताकि छठ पूजा में धूम मचा सकूं। देर रात बसंता अपने चुड़ैल पत्नी से बोलता है, धनिया, हम सोचा था छठ के 6 दिन हाट बाजार में जाकर फल फलाहार और सूप और छठ की टोकरी बेच ले। क्या पता छठ मैया की बदौलत छठ पूजा का खर्चा निकल जाए। हाजी, एकदम सुनहरी सोच है। बसंता छठ पूजा की खातिर इंसान का भेष धरकर हाट बाजार में बैठा छठ में इस्तेमाल होने वाली सूप और टोकरी बेचता है और चुड़ैल पत्नी उसके इस काम में उसका हाथ बटाती है। देखते ही देखते छठ पूजा का दिन एकदम पास आ जाता है और सितारा चुड़ैल कहती है, रिंकिया के बाबूजी, कुछ समझ नहीं आवत है। हमरे पास इतने कम पैसे हैं, इमा हम गरीब छठ पूजा का फल फलाहार खरीदे, छठ पूजा की खातिर पूरी पकवान बनाएंगे या कल के खरना का सामान लाएंगे। चुड़ैल को चिंता में देखकर उसकी बेटी रिंकी बोलती है, अम्मा, तुम चिंता न करो, इस बार मुझे फ्रॉक नहीं चाहिए, मगर छठ पूजा के पर्व में कोई कमी मत करना, क्योंकि छठी मैया साल भर में एक बार हम गरीबों के घर आती है। रिंकी की बातों से चुड़ैल को थोड़ा हियाव होता है, मगर पैसे की तंगी से उनकी छठ पूजा कहीं न कहीं फीकी थी। मदद मांगती हुई चुड़ैल मंजरी का किवाड़ खटखटाती है। अरे सितारा चुड़ैल, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर गरीब लात धरने की? मंजरी चुड़ैल, तुम तो जानती हो कि परसों रोज छठ पूजा का पहला आरती है और कल खरना। कपड़े लत्ते न लेने के बावजूद भी पैसे की कमी पड़ रही है। बहुत आस से आई हूँ, थोड़ी बहुत मदद कर दो, छठी मैया तुम्हें इसका पुनः प्रताप देंगी। आहा, अरे इतनी भी मंदबुद्धि नहीं है मंजरी चुड़ैल जो मुफ्त में दान देती रहे। अरे यहाँ क्या खैरात बढ़ रही है? मेरे घर में भी छठ पूजा है, खर्चे का घर है जयराम जी की, चलो भागो। ऐसा कहकर अमीर चुड़ैल अपना पल्ला झाड़ती हुई किवाड़ बंद कर लेती है और गरीब चुड़ैल नाउम्मीद होकर घर लौट आती है। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ सवेरे का आगाज हो जाता है। गरीब चुड़ैल पूरी श्रद्धा भाव से अपना घर द्वार धोकर छठ मैया का नाम लेकर बाजार से पीले रंग की एक सूती की साड़ी खरीद ले आती है और घर आकर नहा धोकर कहती है, मेरे पास इतने ही पैसे बचे हैं, अगर इसे भी मैंने आज खरना के खान पान में खर्च कर दिए तो कल छठ पर्व की पहले अर्घ्य की खातिर फल फलाहार खरीदने में कहीं कोई कसर न रह जाए। ऐसा सोचकर गरीब चुड़ैल खरना से लेकर छठ पूजा की समाप्ति तक निर्जला व्रत रखती है। वहीं दूजी ओर अमीर चुड़ैल खरना के नाम पर परात भरकर खाती है, जिसे देखकर भूत बोलता है, अरे भगवान, जरा धीरे, ये क्या जानवरों की तरह जुगाली किए जा रही हो। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें पता तो है कि अब से छठ पूजा के 2 दिन तक न पानी मिलेगा न दाना, इसीलिए भरपेट खाने दो मुझे। इस तरह खरना की रात गुजर जाती है और छठ का पहला दिन दस्तक देता है। गरीब चुड़ैल भूखी प्यासी जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके घर लाती है और चूल्हे पर छठ पूजा की खातिर पूरी पकवान जैसे ठेकुआ, गुजिया, पूरी इत्यादि बनाती है। तभी सांझ होते सभी भूत अपने सिर पर फल फलाहार और पकवान से लदी टोकरी के लिए छठ पूजा घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी चुड़ैल का पति कहता है, अरे तले कितनी जल्दी करो धनिया, तुम आज छठ पर्व का पहले दिन है, डूबते सूरज को अर्घ देवे के होई। हाजी, हो ही गया, चलो जल्दी से ईद तरुआ माथे पर उठा लो। जहाँ गरीब चुड़ैल नंगे पांव साधता सूती की पीली साड़ी का पहरावा पहने भरमांग सिंदूर लगाई घाट की ओर बढ़ती है, वहीं अमीर चुड़ैल अपने परिवार सहित कार में सवार होकर छठ घाट जाती है। इसके बाद गरीब और अमीर चुड़ैल सूप में भरे फल पकवान धूप बत्ती लेकर पानी में खड़ी होती है। जहाँ अमीर चुड़ैल तालाब के पानी में कीच के किनारे देखकर कुड़कुड़ाना शुरू करती है। छी छी, जाने कौन सी मैली गंगा में खड़ा कर दिया। छठ मैया से तो कुछ मिलने से रहा, मगर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश तो तय ही हो गया। वहीं दूजी ओर गरीब चुड़ैल आंखें मूंद कहती है, हे छठ मैया, हमरे सिंदूर का रंग और बढ़ा दियो, हमारे सुहाग और संतान पर आपन दया दृष्टि बनाए रखना। माँ, हे सूर्यदेव, इस संसार से तो हम चुड़ैल श्रेणी में पहुँच गए, मगर इतनी दया करना कि हमारे परिवार की इंसानियत जिंदा रहे। देखते ही देखते सूरज डूब जाता है और सभी चुड़ैल तालाब से बाहर आती है, जिसके बाद वो घर लौट आती है, जहाँ गरीब चुड़ैल सारी रात जागते हुए छठ मैया का गीत गाती है। ऊंचे काज की बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, हम तो उसे पूछी बरतिया री बरतिया से केकरा लगे जे करेली, छठ बरतिया से ओकरा लगे।
देखते ही देखते बिहान होने को आ जाती है। गरीब चुड़ैल अपने पति और बेटी की नींद से जगाकर बोलती है, अरे रिंकिया के बाबूजी जागो, बिहान होई वाला है। आज उगते सूर्य देव के अर्घ्य देवी की बा। जहां अमीर चुड़ैल मजे से गहरी नींद में सोई होती है, गरीब चुड़ैल का परिवार नहा धोकर छठ पूजा की टोकरी माथे पर उठाते घाट पहुंचता है, जहां हल्का अंधेरा सन्ना रहा होता है। तभी गरीब चुड़ैल तालाब के पानी में उतर जाती है। तभी एकाएक तालाब के बीचों बीच एक तेजोमयी किरण फूट पड़ती है और छठ मैया प्रकट होती है। सितारा, तुम्हारी श्रद्धा भाव से मैं प्रसन्न हुई। आज सजीव मानव जाति भी छठ पर्व की मान्यता भूल गए हैं, मगर तुमने एक चुड़ैल होकर भी अनूठी निष्ठा से छठ पर्व किया। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पुनः जीवन दान देती हूँ। जैसे ही आज छठ पर्व के पावन पहर से चढ़ती सूरज की किरण तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम इंसान में बदल जाओगी। हे छठी मैया, आपका लाखों लाख धन्यवाद इस बड़े उपकार के लिए। मैं आने वाले छठ पर्व पर कोसी भरकर आपका मन बढ़ाऊंगी। ये कहकर छठी मैया पानी में समा जाती हैं और जिस पल छिन सूर्य की किरण फुटपाथ गरीब चुड़ैल के चेहरे पर पड़ती है, उसके साथ उसका पूरा परिवार इंसान में बदल जाता है। इस तरह गरीब चुड़ैल की छठ मैया की ओर से भेंट स्वरूप पुनः जीवन दान मिलता है और अमीर चुड़ैल को सदा के लिए बुधा गांव में ही रहना पड़ता है। हिंदू सास की मुस्लिम बहू। शरद, हमारे अम्मी अब्बू जबरन हमारा निकाह करना चाहते हैं, मगर हमारे जहनो जिगर में सिर्फ आपका नाम शुमार है। हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। शाजिया, शांत हो जाओ, हमें कोई कौम अलग नहीं करेगा। आज ही हम शादी कर लेंगे। ये कहानी है शरद और शाजिया की, जिन्होंने जमाने और जात पात को बसार कर एक दूसरे से प्यार किया। जहां शरद हिंदू वहीं शाजिया मुस्लिम थी। बावजूद इसके दोनों के बीच बेशुमार प्यार था। शरद शाजिया से शादी करके उसे घर लाता है। दरवाजे का डोरबेल बजते ही गंगा कहती है, अरे ये इतनी देर सांझ किसने दरवाजे पर दस्तक दी है, देखती हूँ। जैसे ही गंगा दरवाजा खोलती है, शरद हिचकते हुए कहता है, माँ, वो माँ, ये। अरे ये क्या हुआ शरद बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? और तेरे बगल में ये बुरखा पोश कौन है? माँ, ये शाजिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर जैसे गंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचता है। शरद, तू होश हवास में है, कहीं बौरा तो नहीं गया? माँ, शाजिया आपकी बहू है, हमने आज ही शादी की है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे हट परे नाश पीटी, मैं इस बुरखा पोश को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानती। दुनिया में कुंवारी लड़कियों का हड़ताल हो गया था क्या, जो तूने इस मुसलमानिनी से शादी कर ली? बहुत हो गया माँ, आप सिर्फ मेरी बीवी की नहीं बल्कि अपनी बहू की बेइज्जती कर रही हैं। आप ही तो कहती हैं ना कि लड़कियों की जात पात और परिचय उसके ससुराल के साथ ही शुरू होता है। फिर क्या हुआ? मुझे मेरे शब्द याद ना दिला, इस मुस्लिम लड़की के पीछे मती मारी गई है। माँ, अगर आप शाजिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगा। शरद, वो आपकी अम्मी जान है, उनसे ऐसे ना बोलिए। अम्मी जान, आपको ठेस पहुंचाने का हमारा मंसूबा नहीं और ना ही आपके बुरी बातों का हमें मलाल है। हम तो महज आपसे एक मौका मांग रहे हैं। खुदा के खातिर हमें एक मौका दे दीजिए, हम बकायदा आपकी बहू बनकर दिखाएंगी। ठीक है, सिर्फ अपने बेटे शरद की खुशी के खातिर तुझे मौका दे रही हूँ। गंगा शाजिया को स्वीकार करने का स्वैंग रचाकर अपना स्वार्थ साधते हुए मन में कहती है, फिक्र मत कर मेरी मुस्लिम बहू, तुझ पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि सास के सताओं से तंग आकर सप्ताह भर के भीतर ही यहाँ से चलती बनेगी। शाजिया शरद के साथ अपने जीवन की सुनहरी शुरुआत करती है। अगली सुबह वह 4 बजे के पहर उठकर कहती है, सूरज चढ़ने से पहले मुझे भोर की नमाज अदा करनी होगी। शाजिया नमाज अदा करने बैठ जाती है। तभी वहां से गुजर रही गंगा कहती है, पहले ये मुस्लिम बहू तेरे घर को मैला करे, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू रानी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। गंगा जानबूझकर शाजिया को नमाज के बीच से उठाने के लिए ऐसा बोलती है। कुछ देर बाद नमाज अदा करके शाजिया गंगा को चाय देती है। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी चाय। घंटे भर बाद चाय ला रही है। अरे तब से क्या घुइयां छील रही थी?
अम्मी जान, हम सवेरे की नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह की इबादत के बीच से उठना तौहीन करना होता है, इसलिए देरी हो गई। शिव शिव शिव, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गंगा के घर में गीता की जगह कुरान की किताब पढ़ी जाए। ये कहकर गंगा चाय थूकते हुए निष्क निकाल कर कहती है, अरे राम राम राम, ये चाय की चाशनी वही मेरी इस मुस्लिम बहू ने सवेरे सवेरे मुंह खराब कर दिया। अम्मी जान, आप खफा ना हो, हम आपके लिए दूसरी चाय बना लाते हैं। खबरदार, जो रसोई घर का रुख भी किया तूने। मैं भरसक भूल ही गई थी कि तुम्हारा खान पान कैसा होता है। मांस मच्छी तुम्हारे खाने का खुराक है, मगर गंगा के घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता। अम्मी जान, आप कौम की कड़ी से जोड़कर क्यों हमें रुस्वा कर रही हैं? अरे मुस्लिम से पहले हम एक मनुष्य हैं। जब हमारी रगों में दौड़ने वाला खून और सर से लेकर साया एक समान है, तो ये बड़ा भेदभाव क्यों? अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू, तेरे मनगढ़ंत बोल बाले से कुछ नहीं बदलने वाला। गंगा के बोल बाण में बदलकर शाजिया के मन को भीतर तक भेद देते हैं। तभी शरद शाजिया को समझाते हुए कहता है, शाजिया, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। देखना वो जल्दी ही तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। शरद, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि रंजिश हमारे घर से जल्द रुखसत हो जाए। गुजरते समय के साथ शरद काम के सिलसिले से बाहर जाता है। माँ, मैं सप्ताह भर की खातिर शहर जा रहा हूँ। आप अपना और शाजिया का ख्याल रखना। शरद को घर की दहलीज से गए कुछ ही पल हुए थे कि गंगा के गुस्से का गुब्बार शाजिया पर फूटता है। जाने कौन से तंत्र ताबीज से तूने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, जब देखो तेरे ही गुणगान करता है। अम्मी जान, आप अपनी बेगुनाह बहू पर ये गलीज इल्जामात ना लगाइए। गंगा अपनी मुस्लिम बहू शाजिया पर ताने की ताबड़तोड़ बौछार करके चल देती है। अगली सुबह जहां शाजिया नमाज अदा करती है, वहीं गंगा मंदिर में आरती अर्चना करती है। तभी शाजिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शाजिया को मंदिर के भीतर खड़ा देख गंगा बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी मूर्ख मुसलमान बहू, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुसने की? भाग यहाँ से। गुस्से में आकर गंगा शाजिया को धकेल देती है। शाजिया की कोहनी लहूलुहान हो जाती है। अम्मी जान, ऐसी भी क्या गुस्ताखी कर दी हमने जो आप हमसे इस कदर खफा रहती हैं? सुनना चाहती है तो सुन। मेरी मनहूस मुस्लिम बहू, तेरा गुनाह ये है कि तूने गंगा के बेटे से ब्याह किया। तेरे चलते मेरे अरमान धरे रह गए। हम दोनों के रीत रिवायत एकदम परे हैं। तू इस हिंदू सास की मुस्लिम बहू है, बस यही गंगा को गवारा नहीं। गंगा की भड़ास शाजिया को बुरी तरीके से झकझोर कर रख देती है। शाजिया सारी रात अपनी सास के शब्दों को सोचती रहती है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है हमारा। मुस्लिम होना हमारे मरहूम होने की वजह बन गया। रात के सन्नाटे में शाजिया की सिसकियां पूरे घर में गूंज उठती हैं। अगली सुबह गंगा जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसी बीच उसका पांव सीढ़ियों के बीच में उलझता है, जिसके साथ में सीढ़ियों से गिरते हुए गंगा बेहोश हो जाती है। ये देख शाजिया स्तब्ध हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान का सर तो लहूलुहान हो गया है। शाजिया डॉक्टर को खबर करके घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? देखिए मिसेस शाजिया, आपकी सास के सिर में अंदरूनी आघात हुआ है, इसीलिए इनके रिकवरी में आसपास का माहौल इनके मन मुताबिक ही रखना। डॉक्टर की सलाह सुनकर शाजिया कहती है, अम्मी जान की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मगर अपनी सास के लिए मुझे अल्लाह की शौबत छोड़नी होगी, तो मैं ये करूंगी। शाजिया अपना बुरखा पोश पहरावा छोड़कर गंगा के लिए खुद को साड़ी के सांचे में ढलते हुए पूजा पाठ करने लगती है। वह सारा समय सास की सेवा बाड़ी करती रहती। शाजिया की मेहनत ने गहरी छवि छाप छोड़ी और सप्ताह भर के भीतर ही गंगा अपने पांव पर दृढ़ खड़ी हो गई। अम्मी जान, आप ठीक हो गई? गुस्ताखी माफ करना सासू माँ। शाजिया को सहमा हुआ देखकर गंगा की आंखों से पश्चाताप की फुहार बरस पड़ती है। बस कर बहू, अपनी सास को और शर्मसार ना कर। मेरे सेहत के लिए तूने अपने मुस्लिम मजहब को छोड़कर हिंदुत्व के जुएं को उठाया। मैंने तुझे तेरे मुस्लिम कौम के कारण कितना कोसा, बावजूद इसके तूने बहू का फर्ज बखूबी निभाया। तुझे तेरी सास के लिए ये साधारण शब्दकोश सीखने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे अपने रीत रिवायत को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब मुझे मेरी मुस्लिम बुरखापोश बहू मंजूर है। ये सुनकर गंगा की मुस्लिम बहू की आंखों से खुशी की बदरी बरस पड़ती है। या अल्लाह, हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे
क्योंकि तुमने हमारी झोली खुशियों से भरपूर कर दी। इस तरह हिंदू सास और मुस्लिम बहू एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहा करती, जहां दोनों न सिर्फ दिवाली के दिए साथ जलाती बल्कि ईद की सेवैयां भी साथ मिलकर खाती। महज मजहब के कारण जाने कितने ही प्यार के परिंदों को अपने प्रियजन को खोना पड़ता है, जिसका मुख्य श्रेय समाज के कुछ तबके की सोच है। मगर याद रखिए, कोई भी कौम इंसानियत से बढ़कर नहीं। कुम्हार गरीब बहू। शाम का समय था, चारों तरफ गर्म माहौल, सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। भूमि अपनी सास निर्मला के कंधे पर सर रखकर बहुत बुरी तरह रो रही थी। उसके सामने उसके पति रवि की चिता जल रही थी। एक दुर्घटना के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। भूमि का पति एक कुम्हार था और वह बहुत गरीब लोग थे। उसके पति के मरने के बाद उसकी सास निर्मला और उसके बेटे की जिम्मेदारी भूमि के सर आ गई थी। रवि का अंतिम संस्कार करने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं निर्मला भूमि के साथ अपने घर लौट आती है। तभी निर्मला भूमि से कहती है, बहू, अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा हो गया है। माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? अगर रवि जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं और मेरा बेटा तो आपके साथ हैं। बिना आदमी के जीवन सरल नहीं है बहू, तुझे मैं कैसे समझाऊं? माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? रवि जी की सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। उस रात भूमि अपने घर में खाना बनाकर अपनी सास और अपने बेटे को खाना खिला देती है और सो जाती है। अगले दिन सवेरे होते ही वह अपने घर के सभी कामों को निपटाकर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और अगले दिन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, प्यारे प्यारे बर्तन। अरे सुनो जरा, मुझे 2 मिट्टी के प्याले तो देना जरा। ये लीजिए आपके मिट्टी के प्याले। लाओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। धीरे धीरे उसका काम चलने लगता है। अब वह मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ गुलदस्ते, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी से बने हुए गमले बनाकर बेचना भी शुरू कर देती है। नई नई चीजें गांव वाले खरीदने लगते हैं, लेकिन समय के साथ साथ गांव में भी शहर जैसी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने कम हो जाते हैं। एक रोज, बर्तन ले लो, बर्तन, मिट्टी के बने हुए प्यारे प्यारे बर्तन। उस दिन भूमि को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी बर्तन नहीं बिक पाता और ना ही एक भी मिट्टी से बना हुआ खिलौना बिक पाता। जिसके बाद वह अपने सभी बर्तनों को टोकरी में भरकर अपने सर पर रख लेती है और वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत तेजी से कार आती है। भूमि की उस कार से टक्कर होने वाली होती है। इतने में कार में बैठा आदमी जोर से ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से भूमि के सभी बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तभी भूमि गुस्से से कहती है, अरे ओ बाबूजी, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं पड़ता? हर इतनी बड़ी औरत चलते हुए रास्ते पर दिखाई नहीं दी तुम्हें? तभी कार के अंदर से एक पृथ्वी नाम का लड़का निकलकर बाहर आता है, जो भूमि को देखकर उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। अरे अंधे के साथ बहरे भी हो क्या? मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? ओहो, मुझे माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी एक गलती की वजह से देखो मेरा कितना नुकसान हो गया। भूमि के इतने सारे मिट्टी के बर्तनों को टूटा हुआ देख पृथ्वी अपनी जेब से पैसे निकालकर भूमि को पकड़ाने लगता है, लेकिन तभी भूमि कहती है, अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मेहनत करके दोबारा से इन मिट्टी के बर्तनों को बना लूंगी। इतना कहकर भूमि वहां से निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ भूमि पृथ्वी के दिल और दिमाग में जगह बना चुकी थी, जिसके बाद पृथ्वी अपने पिता दुर्योधन के घर पहुंचता है, जो कि गांव के मुखिया थे। अरे वाह बेटा, आ गए तुम। तुम्हें देखकर तो दिल को सुकून मिला है। दुर्योधन अपने बेटे पृथ्वी से खूब सारी बातें करता है, जिसके बाद वो लोग खाना खाकर रात के समय सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेचारी भूमि को उसके मिट्टी के बर्तन टूटने की वजह से रात के समय मेहनत करनी पड़ जाती है। वह पूरी रात मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाती रहती है। अगले दिन जब भूमि बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही होती है, तब वहाँ पृथ्वी घूमता हुआ पहुँच जाता है। जैसे ही उसकी नजर भूमि के ऊपर पड़ती है, वह उसे छुपकर देखने लगता है। अरे बहन जी, यहाँ आओ, यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन हैं। इतने अच्छे बर्तन आपने कहीं नहीं देखे होंगे। भूमि काफी देर से अपने मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके मिट्टी के बर्तन नहीं लेता, जिसके बाद वह मायूस होकर चुपचाप बैठ जाती है। पृथ्वी ये सब छुप कर देख रहा होता है, जिसके बाद वह उसकी दुकान में आता है।
अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। एक रात में तुमने इतने सारे बर्तन बना भी लिए। और देखो तो ये छोटे छोटे गमले कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खरीद सकता हूँ? मेरे मिट्टी के बर्तनों को छूना भी मत। मैं तुम्हें अपने बर्तन नहीं बेचना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन मुझे तो ये सारे बहुत पसंद है, पर मैं ये सभी खरीदना चाहता हूँ। बताओ क्या कीमत है इनकी? अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खरीद कर मुझ पर एहसान करोगे तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझे तुम? मुझे तुम्हें अपना एक भी बर्तन नहीं बेचना। जाओ यहाँ से, चले जाओ। भूमि की ये बात सुनकर पृथ्वी कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद वह अपने नौकर को भेजकर भूमि के सभी बर्तन खरीद लेता है। ये बात भूमि को पता नहीं चलती क्योंकि भूमि इस बात से अनजान थी कि पृथ्वी उसी के गांव के मुखिया का बेटा है। अब रोज रोज पृथ्वी किसी न किसी बहाने से भूमि को देखने के लिए उस बाजार में घूमना शुरू कर देता है। ये बात भूमि को समझने में देर नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देती है। पृथ्वी भूमि से प्यार करने लगता है। ये बात मुखिया का एक नौकर कालू जाकर मुखिया से कह देता है। अरे मालिक, ये अंदर की बात है। छोटे साहब जी उस विधवा के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं। वो उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करता रहता है। जैसे ही पृथ्वी घर पहुंचता है, दुर्योधन उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। क्या तुम गांव की किसी विधवा औरत के पीछे पागल हो रहे हो? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर पृथ्वी एक बार भी संकोच नहीं करता और अपने पिता को अपने बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर दुर्योधन कहता है, एक विधवा औरत से तुम प्यार कैसे कर सकते हो? मैं एक विधवा को अपने घर की बहू हरगिज नहीं मान सकता। इतना कहकर दुर्योधन वहां से चला जाता है, जिसके बाद दुर्योधन भूमि का पता लगाता है और उसका जीना हराम कर देता है। जहां से भूमि मिट्टी लेकर आया करती थी वह खेत मुखिया का ही होता है, जिसकी वजह से बेचारी भूमि मिट्टी नहीं ले पाती और उसे मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। वहीं धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की कमाई भी मर जाती है और वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। भूमि अपनी सास से, माँ जी, अगर इसी प्रकार से सब कुछ चलता रहा तो हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? चिंता मत कर बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रख। भूमि के मिट्टी के बर्तन बिकने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में केवल एक ही समय का खाना बन पाता है। तभी एक दिन भूमि को ये पता चलता है कि पृथ्वी मुखिया का बेटा है, जिसके बाद उसे पृथ्वी के बारे में एक गलतफहमी हो जाती है और वह सीधा पृथ्वी से कहती है, तो अब मुझे पता चला तुम मुखिया के बेटे हो और इसी वजह से तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे इंसान हैं और तुम इतने खुदगर्ज। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। भूमि के मुंह से इतना कड़वा सुनकर पृथ्वी बहुत हैरान रह जाता है, जिसके बाद पृथ्वी को ये समझने में देरी नहीं लगती कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे कैसे इंसान हो आप? क्या आपको अपने बेटे की खुशी पसंद नहीं? एक बाप होकर आपने अपने बेटे के साथ ऐसा किया? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं आपका गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। पृथ्वी की ये बात सुनकर दुर्योधन को उसकी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वह सीधा भूमि के घर जाता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। जिसके बाद वह भूमि का हाथ अपने बेटे पृथ्वी के लिए मांग लेता है। भूमि पृथ्वी की अच्छाइयाँ देखकर उससे शादी कर लेती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है।